गुरुदेव, अगला सवाल है, आधुनिक विज्ञान की भाषा में 7 शरीरों के विज्ञान को समझाने की अनुकंपा करें। बहुत मेडिकल साइंस के ढंग से, विज्ञान के तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। पहला शरीर, जिसको उपनिषद के ऋषि कहते हैं अन्नमय कोश, अर्थात भोजन से निर्मित देह। हम इसको स्थूल काया कहें, फिजिकल बॉडी कहें। हमारे जो शरीर के अंग हैं, हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, कान हैं, नाक है, मुंह है, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, हार्ट है, लंग्स हैं, लिवर है, किडनी है, ये जो फिजिकल ऑर्गन्स हैं, इनसे जुड़ के जो शरीर बना है, इसका नाम स्थूल काया, फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोश। फिर इसके बाद एक केमिकल बॉडी है, जिसमें बायोकेमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स बहुत अल्प मात्रा में, बहुत छोटी मात्रा में, 1 किलोग्राम का 1000वां हिस्सा 1 ग्राम होता है, 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा 1 मिलीग्राम होता है, 1 मिलीग्राम का भी जो 1000वां हिस्सा है, इतना कम वह केमिकल, हम उसका एक कण देख भी ना पाएंगे अपनी आंखों से, और उसका प्रभाव हमारे शरीर पर बहुत है। 1 मिलीग्राम का 1,00,000वां हिस्सा एपिनेफ्रिन हार्मोन शरीर में छूट जाए और हमारा हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगी और हम घबरा जाएंगे, पसीना पसीना हो जाएंगे, भय और क्रोध हमारे भीतर उत्पन्न हो जाएंगे, हमारी मांसपेशियां फड़क उठेंगी, फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भागो, जान बचाओ, उसकी तैयारी शरीर की हो जाएगी। 1 ग्राम का 1,00,000वां हिस्सा। लेकिन ये हार्मोन्स, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स अत्यल्प मात्रा में हमारी सारी भावनाओं को पैदा करते हैं। भय भी इन्हीं से उत्पन्न हो रहा है, प्रेम भी इन्हीं से उत्पन्न हो रहा है, करुणा का भी हार्मोन है, हिंसा का भी हार्मोन है, काम वासना का भी हार्मोन है। सब चीजों के पीछे एक केमिकल जाल है, लेकिन बहुत सूक्ष्म। आधुनिक विज्ञान ने काफी कुछ खोज कर ली है बायोकेमिस्ट्री के विकास के बाद, लेकिन अभी भी और बहुत कुछ बाकी है। आने वाले समय में धीरे धीरे और छोटे छोटे केमिकल्स का पता चलता जा रहा है, जो चमत्कारी परिणाम हमारी भाव दशाओं पर लाते हैं। तो दूसरा शरीर, ओशो जिसको भाव शरीर कह रहे हैं, इथरिक बॉडी कह रहे हैं, जो भावनाओं से, इमोशंस से निर्मित है, उसके पीछे एक केमिकल जाल है। हम इसको केमिकल बॉडी भी कह सकते हैं फिजिकल बॉडी की तुलना में। एक फिजिक्स का हिस्सा है, दूसरा केमिस्ट्री का हिस्सा है। अब इसके आगे और एक इलेक्ट्रिकल बॉडी है। आप सब जानते हैं हमारा हृदय धड़क रहा है और ईसीजी में उसका इलेक्ट्रिकल ग्राफ आता है। हमारे ब्रेन में जो भी फंक्शन चल रहे हैं, यहां तक कि जब हम रात को गहरी नींद में सो रहे हैं, तब भी ईईजी में ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज रिकॉर्ड होती हैं। ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज अत्यंत सूक्ष्म हैं। अभी केमिकल भी नहीं बना, अभी सिर्फ विद्युत तरंगें हैं। इन विद्युत तरंगों के प्रभाव से फिर केमिकल बनेगा, फिर केमिकल के प्रभाव से फिजिकल बॉडी अफेक्टेड होगी। तो पीछे की यह जो इलेक्ट्रिकल बॉडी है, इसको हम ऊर्जा शरीर कहें, उपनिषद के ऋषि प्राणमय कोश कहते हैं। यह शक्ति से निर्मित है, विद्युत ऊर्जा कह लें, बायो इलेक्ट्रिसिटी कह लें, जो भी नाम देना चाहें। तो पहला शरीर फिजिकल, दूसरा केमिकल, तीसरा इलेक्ट्रिकल, ऊर्जा शरीर है। जिन लोगों को मेडिकल साइंस का ज्ञान है उन्हें पता होगा, सबसे पहले हमारे भीतर ये इलेक्ट्रिकल वेव्स पैदा होती हैं। समझो, क्रोध का विचार आया, विचार मनस शरीर में है, वो मेंटल बॉडी है, विचारों से निर्मित। इन विचारों से सबसे पहले हमारे भीतर विद्युत तरंगें पैदा हुई। उन विद्युत तरंगों ने जाके हाइपोथैलेमस नामक ग्लैंड को खबर दी कि क्रोध करना है। हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को खबर भेजी। मेरे कहने में बहुत देर लग रही है, ये सब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है। पिट्यूटरी ने मैसेज भेजा एपिनेफ्रिन रिलीज करने के लिए एड्रिनल ग्लैंड को, वहां से एपिनेफ्रिन रिलीज हो गया और हम लड़ने झगड़ने मारने पीटने के लिए फिजिकल बॉडी हमारी तैयार हो गई। ये सब हुआ 1 मिली सेकंड में। तो इलेक्ट्रिकल बॉडी के पीछे मेंटल बॉडी है,
विचारों से निर्मित, वो और भी सूक्ष्म है। विज्ञान अभी तक वहां बहुत ज्यादा पकड़ नहीं पाया, लेकिन इलेक्ट्रिकल बॉडी तक काफी कुछ पकड़ में आ गया। विशेषकर फंक्शनल एमआरआई, जिसको एफएमआरआई कहते हैं, उसके द्वारा ब्रेन के विविध हिस्से किस प्रकार काम करते हैं, कैसी इलेक्ट्रिकल वेव्स किस प्रकार के केमिकल्स पैदा करती हैं, उन केमिकल्स से फिर फिजिकल बॉडी में क्या होता है, इस पर काफ़ी गहन अध्ययन हो रहा है। अभी और होना बहुत बाकी है। जिस दिन यह इलेक्ट्रिकल सिस्टम भीतर का पूरा समझ में आ जाएगा, उसके बाद फिर विज्ञान एक और कदम उठा पाएगा। विचारों का कुछ ग्राफ, विचारों की कोई चीज पकड़ में आ पाएगी, वो और भी सूक्ष्म है। विद्युत तरंग बनने के पहले विचार था, यद्यपि विज्ञान ने नहीं पकड़ा, लेकिन हम सब तो जानते हैं कि हमारे भीतर विचार हैं। अभी वैज्ञानिक उपकरण इतने सशक्त नहीं हुए कि इनको पकड़ पाए, लेकिन हम सब तो जानते हैं कि विचार सबसे पहले हमारे भीतर आता है, फिर वह स्थूल रूप लेके हमारी स्थूल काया तक आ जाता है। तो ये चार बॉडी को हम ऐसा समझ सकते हैं, फिजिकल, भाव शरीर को केमिकल, प्राण कोश को इलेक्ट्रिकल, और मेंटल अर्थात विचारों से निर्मित। विचारों का अस्तित्व है, कोई वैज्ञानिक इसको इनकार नहीं कर सकता, वो स्वयं ही बड़ा विचारक है, तभी तो वैज्ञानिक बना। विचार को कैसे इनकार करेगा? हाँ, इसके लिए उपकरण अभी नहीं बने प्रॉपर, जो इनके फोटोग्राफ ले सकें या इनके ग्राफ को रिकॉर्ड कर सकें, पर बन जाएंगे। थोड़ा और विकास होगा तो हम और सूक्ष्म चीजों को पकड़ लेंगे। अब यहां से शुरुआत होती है। इसके बाद पांचवा, वह जो साक्षी चैतन्य है। वैज्ञानिकों को तो नहीं इसका ख्याल आया है, लेकिन साधक तो सब जानते हैं कि हम बिना विचारों के भी हो जाते हैं, कभी कभी केवल साक्षी ही रह जाता। निर्विचार चैतन्य की दशा ध्यान की दशा है। हम सबको इसकी झलक मिलती है। तो विज्ञान तो इसको नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि विज्ञान है ऑब्जेक्टिव और यह साक्षी है सब्जेक्टिव। तो यह कभी विज्ञान के दूरबीन या माइक्रोस्कोप के सामने की चीज नहीं बनेगा। ये तो उस वैज्ञानिक में छुपा है जो दूरबीन के पीछे खड़ा है, जो माइक्रोस्कोप में झांक रहा है, ये तो उसके पीछे है। तो माइक्रोस्कोप में ये चीज नहीं आएगी। तो चार शरीर तक विज्ञान की पकड़ में चीजें आ रही हैं, आ जाएंगी। पांचवा सब्जेक्टिव है, वह विज्ञान नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसकी दिशा ही अलग है। वो सामने देख रहा है दृश्य को, तो दूसरों का हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, लेकिन जो देखने वाला दृष्टा है उसका ऑब्जर्वेशन उस ढंग से नहीं हो सकता। अब यहां से ध्यान का विज्ञान शुरू होता है। यह भी विज्ञान ही है, लेकिन यह दृश्य का विज्ञान नहीं, दृष्टा का विज्ञान है। ये कौन है जानने वाला? हम उसको जाने, तो उसका नाम पांचवा शरीर, आत्म शरीर, स्पिरिचुअल बॉडी। और यह जिस विराट का हिस्सा है, हम सब जानते हैं जो भी छोटी चीज है वह किसी बड़े चीज का हिस्सा है। अगर हम सांस ले रहे हैं, हवा छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, तो कोई विराट वायुमंडल होना चाहिए ना, जिसमें से हम ले रहे हैं और जिसमें हम छोड़ रहे हैं। हमारे भीतर चेतना है, वो कैसे है? तो कोई एक विराट चैतन्य मंडल होना चाहिए जिसका वह अंश है। अगर हमने सूरज की किरण पकड़ ली, ये तो पक्का है कि फिर किरण का एक बड़ा कोई महास्रोत होगा जहां से वह आ रही। आई कहां से? तो हमारे भीतर यह साक्षी चेतना आई कहां से? तो हम उस महासूर्य की तरफ पहुंच जाते हैं जो इसका उद्गम है, और तब हम पाते हैं परमात्मा। अब आत्मा शब्द भी फीका पड़ गया, अब परमात्मा, वह विराट चैतन्य, साक्षी के भी पार, इसलिए उसका नाम है परम। आत्मा का परम रूप, साक्षी का परम रूप। परम का मतलब है अब इसके आगे यह संभव नहीं और संभव नहीं, इसका साक्षी का साक्षी नहीं हो सकता कोई। उसके बाद तो फिर महाशून्य है, क्योंकि जो भी है वह कहीं से आया होगा जो नहीं होगा।
वैज्ञानिक बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी की, कि महाशून्य में अचानक एक दिन विस्फोट हुआ और सृष्टि की शुरुआत हो गई। यह वैज्ञानिकों के कहने का ढंग है। आध्यात्मिक व्यक्ति कहते हैं कि उस महाशून्य में ओंकार की प्रथम लहर उठी, परमात्मा हुआ, और फिर उस ओंकार से, उस ब्रह्म से शेष सब धीरे 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 जन्मा। इस ढंग से वैज्ञानिक शब्दावली में भी हम सातों शरीरों को समझ सकते हैं। इसमें से प्रथम 4 तो साधारण विज्ञान की पकड़ में आ जाएंगे, पीछे के 3 ध्यान के विज्ञान की पकड़ में आते हैं। हो सकता है भविष्य में वैज्ञानिक भी दिशा पलटें, ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव होना शुरू करें, तब अलग से अध्यात्म की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। विज्ञान के ही दो हिस्से हो जाएं, एक ऑब्जेक्टिव साइंस और एक सब्जेक्टिव साइंस, उसमें पूरी बात आ जाएगी।